The barometer was given by Torricelli, so this is called Torricellian barometer. And what the apparatus is a beaker in which a liquid is taken and an inverted tube is there. Okay. So the liquid that taken was mercury. So the first question is, why he used mercury only? First thing. The first reason is the liquid taken should not be of very high density, should not be of very low density. Hence, mercury was taken as its density is moderate, that is 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. ना तो बहुत कम ना बहुत ज़्यादा. बहुत ज़्यादा होती तो क्या होता, इसने प्रेशर एक्सर्ट कर दिया होता. पर जो हाइट, आप तो हाइट मेजर कर रहे हो, हाइट मेजरेबल ना होती. आपने बहुत ही लाइट डेंसिटी का लिक्विड यूज किया होता तो जो ये यूट्यूब है ये आपको काफी बड़ी लेनी पड़ती. सो नंबर 1 इज दिस रीजन. सेकेंड रीजन, मर्करी इज नॉन स्टिकी. अब आप बोलोगे भाई उससे क्या होगा? When mercury is non sticky का मतलब उस लिक्विड का उसकी वॉल के साथ कोई फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए. फ्रिक्शन हुआ तो जितना प्रेशर वो एक्सर्ट कर रहा होगा इस सरफेस पर, उसके हिसाब से हाइट ऑफ लिक्विड नहीं होगी. और आपको पता है मर्करी को अगर आप बीकर में घुमाओगे वो घूमेगा. इसलिए एक टॉपिक आता है जब हम ओजोन पढ़ते हैं, टेलिंग ऑफ मर्करी, कि मर्करी को पूंछ लग गई. पूंछ लग गई का मतलब हुआ मर्करी उस बेसल के साथ स्टिक करना शुरू करता है, क्योंकि वो मर्करी का ऑक्साइड बना देता है. सो प्योर मर्करी इज नॉन स्टिकी. नॉन स्टिकी से क्या फायदा हुआ समझ रहे हो? नॉन स्टिकी मतलब फ्रिक्शन नहीं है वॉल के साथ. नॉन स्टिकी का मतलब हुआ फ्रिक्शनलेस, का मतलब हुआ क्या? सेंसिटिव. Am I right? जितना आप वेरिएशन उस एटमॉस्फेरिक गैसेस में होगी उतना वो सेंसिटिव है, वो वेरिएशन काहे में दे देगा? हाइट में दे देगा, क्योंकि वो नॉन स्टिकी है. तीसरी इंपॉर्टेंट बात क्या? अगर कोई लिक्विड आपने ऐसा यूज किया होता कि जो लिक्विड वॉलेटाइल होता, समझ रहे हो? क्योंकि ये जो apparatus है दिस इज एक्सपोज्ड टू द एटमॉस्फेयर. इसका मतलब जहां पे टेम्परेचर 40-45 डिग्री है वहां पर क्या होगा कि भाई वो जो गैसेज हैं वो यहाँ टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर यहाँ बहुत ज़्यादा टेम्परेचर एक्सर्ट करेगा. और अगर आपने यहाँ लिक्विड लिया और वो लिक्विड ऐसा हुआ कि जो वॉलेटाइल है तो उसके यहाँ क्या बन जाएंगे? वेपर बन जाएंगे. वेपर तो यहाँ से भी बन सकते हैं पर वो शायद उसको ना अफेक्ट करे. बनेंगे उन वेपर मींस गैस, वो यहाँ प्रेशर एक्सर्ट करेंगे. वो जो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे दे विल नॉट लेट द लिक्विड टू गो टू द हाइट इट शुड. एम आई राइट? तो हमने थर्ड लिखा दैट द लिक्विड यूज मस्ट बी नॉन वॉलेटाइल एंड मर्करी पोजेस दैट क्वालिटी. अगर नॉन वॉलेटाइल ना हुआ होता तो क्या होता? अगर वॉलेटाइल हुआ होता देन द वेपर्स, जो यहां जहां वैक्यूम होना चाहिए वहां वेपर्स must have exerted a pressure on this liquid and will not let the liquid
टू राइज टू द हाइट इट शुड गो। तो हमने कहा देखिए नॉन वॉलेटाइल होना भी एक प्रायोरिटी है। अगली बात क्या हुई? अगली बात ये हुई कि मर्करी जो है वो ओपेक होता है। ओपेक समझते हो? ओपेक का मतलब हुआ कि भाई आप आर पार नहीं देख सकते। आर पार नहीं देख सकते तो जब कोई कलरलेस होता है तो उसके दो मिनिस्कस होते हैं। मिनिस्कस मीन्स एक ऊपर और एक नीचे। पर अगर कोई ओपेक हो तो उसका एक ही मिनिस्कस होता है। तो वो ओपेक है और ओपेक होने की वजह से मेनिस्कस स्टडी करना जो है वो meniscus easy to study, yes or no? अब जब मेनिस्कस भी आपने ले लिया, रीडिंग ले ली, अब पता लग गया कि हाँ भाई इस हाइट तक, अब हम उसको बैरोमीटर को सी लेवल पर ले गए, अमित अंकल के घर में ले गए। तो सी लेवल पर क्या हुआ कि जो एटमॉस्फेरिक गैसेस है वो सबसे शाबाश, atmospheric gases, sea level is here. Am I right? This is atmosphere. ये एटमॉस्फेयर है। तो गैसेस तो यहां मैक्सिमम हुई, आप बोल रहे हैं मिनिमम हुई। It means when gases are maximum at sea level, it means the pressure exerted on this liquid surface will be maximum. When pressure exert will be maximum, the liquid will rise to the maximum height. One is small h. Small h is height of the mercury column. Capital H is height of the place. जैसे जैसे प्लेस की हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे एटमॉस्फेरिक गैसेस घटेंगी। आप बॉम्बे की बात कर रहे हो तो बॉम्बे में ये एटमॉस्फेयर है। आप शिमला की बात कर रहे हो, शिमला यहां है। तो जितना आप हाइट पे जा रहे हो, आप दिल्ली पहुंच गए तो एटमॉस्फेयर इतना हो गया ना। आप चंडीगढ़ पहुंच गए इस हाइट पे तो एटमॉस्फेयर इतना हो गया। आप शिमला पहुंच गए तो एटमॉस्फेयर गैसेस घट गई। आप कॉमिक पहुंच गए, कॉमिक कहाँ है? काजा के बिल्कुल ऊपर, द हाईएस्ट मोटरेबल विलेज, जहां गाड़ी जा सकती है। सो आप कॉमिक पहुंच गए तो एटमॉस्फेयर तो घट गया। इसका मतलब हुआ अमित अंकल के घर में सबसे ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और सबसे ज्यादा हाइट मेजर्ड इज 760 mm Hg। Hg मतलब मर्करी कॉलम की हाइट कितनी? 760 mm, एंड दैट इज कॉल्ड 1 atmosphere. As this was discovered by Torricelli, so 760 mm is also called 760 torr. So that is one and the same thing. 760 torr or 760 mm, या mm को cm में convert करो. 1 cm is 10 mm. It means 76 cm of mercury. Yes or no? So 1 atmosphere is 76 cm of mercury. 1 atmosphere is 760 mm of mercury. Yes, no? And 1 atmosphere is 760 torr. Are you getting? इसका मतलब जब आप बॉम्बे से दिल्ली आए तो एटमॉस्फेयर गैसेस घट गई. इट मीन्स द हाईएस्ट डेंसिटी. इसका मतलब हुआ जो लोग सी लेवल पर रहते हैं उन लोगों के हीमोग्लोबिन को ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है.
क्योंकि उसको बहुत हाई कंसंट्रेशन ऑक्सीजन मिल रही है, इसलिए वहाँ के हीमोग्लोबिन तो सोए रहते होंगे और सोए सोए सब कुछ मिल जाता होगा। जैसे ये लोग शिमला पहुंचते हैं, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लो। You Khadus who used to remain here only, आपका हीमोग्लोबिन पहले ही बहुत काम करता है, क्योंकि यहां वो डेंसिटी नहीं है गैस की जो डेंसिटी सी लेवल पर है। इट मीन्स हमारी बॉडी जो है, हमारी बॉडी के अंदर वो हमारा नौकर, जो एक्चुअली में हमारा नौकर नहीं है और ना ही वो हमारे लिए काम कर रहा है, वो अपने लिए काम कर रहा है, उसका नाम है HB। उस HB के अंदर एक हीम प्रोटीन होती है और उस हीम के अंदर Fe होता है। Fe का प्यार ऑक्सीजन, तो वो Fe के प्यार के चक्कर में बाहर से ऑक्सीजन ला रहा है और बीच में तुम आ रहे हो और तुम खाई जा रहे हो। सुन लिया? तो जैसे बाहर से ऑक्सीजन आती है तो उसके साथ ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, पर अंदर कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड की ज्यादा होती है, इसलिए वो ऑक्सीजन छोड़कर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर भेज देता है। इसलिए प्रोसेस चला हुआ है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और अगर कहीं मिल गई कार्बन मोनोऑक्साइड तुम गए ऊपर। हीमोग्लोबिन ने कहा मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूं, मुझे मेरा साथी मिल गया। कौन? CO। And we know that the tendency of HB to bind with CO is 300 times more than oxygen। और उसने बंदे को टपका दिया। तो उसने कहा मैं तो तेरा नौकर पहले नहीं था, तेरे को गलतफहमी थी कि मैं ऑक्सीजन तेरे लिए ला रहा हूं। नो नो। इसलिए जब वो इंसान शिमला पहुंचा तो उस हीमोग्लोबिन को, उस हीम को ऑक्सीजन कम मिलने लगी, इसलिए उसने आदमी को कहा हेलो मुंह खोलो, और आदमी जोर जोर से मुंह खोल खोल के सांसें लेने लगा, क्योंकि वो मांग रहा है। कहता मैं गया तो तू भी गया। इसलिए ये लोग शिमला आकर हाँफना शुरू हो जाते हैं। तो फिर कॉमिक में तो क्या होगा आप समझ सकते हैं, हो सकता है आप भी हाँफना शुरू हो जाए। का मतलब हुआ ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी, एंड दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एनऑक्सिया। दिस इज कॉल्ड anoxia। It means with the place of the height, जितनी place of height बढ़ेगी, शाबाश, मतलब कुछ भी, मतलब आप तक मेरी आवाज पहुंचती है पर तब उसको बोल देते यार चलो मानने दो छोड़ो। जितनी हाइट प्लेस की बढ़ेगी, एटमॉस्फेरिक गैसेस घटेंगी, उनकी डेंसिटी घटेगी और हाइट ऑफ द मर्करी कॉलम घटेगी। तो ये जो हम मेजर कर रहे हैं ये क्या है? दिस इज नथिंग बट दिस इज हाइट ऑफ द मर्करी कॉलम। इसका मतलब हुआ वी हियर इन शिमला आर एक्सपीरियंसिंग लेस एटमॉस्फेरिक प्रेशर देन दोज पीपल हु आर इन प्लेन्स। राइट? इससे क्या फर्क हुआ? बहुत फर्क हुआ। इसने खाना बनाने में फ़र्क पड़ जाएगा, इसलिए चाय इसमें इसकी वजह से चाय बनाने में फ़र्क पड़ जाएगा। कहाँ खाना जल्दी बनना है, क्या चंडीगढ़ में जल्दी बनेगा या शिमला में जल्दी बनेगा? वक्त बताएगा। चंडीगढ़ में। और अमित अंकल को तो बस चूल्हे के ऊपर रखने की ज़रूरत है, या बड़ा बना तो लाते हो ना बोरी में। अमित अंकल वही बेटा, वो कंफ्यूज हो रही है अमित अंकल हैं कौन? जिसको तुम अमिताभ बच्चन बोलते हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हम अमित अंकल बोलते हैं। आप जरा ध्यान दे सामने। तो हमने कहा देखिए जी, 1 एटमॉस्फियर इज 760 mmHg। यस, 1 atmosphere is 76 cm of Hg. 1 atmosphere is
760 torr as given by Torricelli. 1 atmosphere approximately. You can take it 1 bar, but 1 bar exactly is 0.987 क्या atmosphere. Yes or no? It means, इसका मतलब साफ हो गया. And 1 atmosphere, we know pressure is, यहां कर रहा हूं, pressure is force per unit area. पर वो तो एक्सपोज्ड है, और अगर वो एक्सपोज्ड है तो फोर्स इज नॉट m इंटू ए, बट इट इज m इंटू जी. यस और नो? डिवाइडेड बाय ए. We all know density is mass per unit volume. Yes or no? So we should say mass is density into volume. And what is volume? So mass is density into volume, and volume is area into height. Area into height. Yes or no? It means we should say pressure is equal to m is rho into A into H into Z. Yes or no? Divided by area. So area to area khatam. It means pressure is rho into H into Z. ठीक हो गया. This is pressure. Am I right? So 1 atmosphere is force upon area, का मतलब हुआ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. कितना बोलो? 10 raised to the power. वो तो पास्कल होता. पास्कल ही तो है प्रेशर का यूनिट. तो कंफ्यूजन क्यों है? 10 raised to the power 5 Pascal. Yes, no? And this 1 atmosphere is also, पास्कल को किलो में कन्वर्ट कर दो, is 100 किलो पास्कल. यह आ गया सभी का कि नहीं आया? यहीं से ही सारी कैलकुलेशंस होनी है. आप इसको, इन यूनिट्स को ढंग से देख लें. यही यूनिट सब कुछ कराएंगे. सारा कुछ इसी की इन्वॉल्वमेंट होगी हर जगह. चलें आगे. अब हमने कहा जैसे जैसे हम कहां जाएंगे, हायर प्लेस की तरफ जाएंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा? घट जाएगा. एटमॉस्फेरिक प्रेशर घट जाएगा. ठीक हो गया. दिस इज हाउ टू फाइंड pressure of
एटमॉस्फियर, गैस, गैस नहीं, एटमॉस्फियर। गैस कहा किसी ने, गैस के प्रेशर को निकालने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए वी यूज मैनोमीटर। अब वो मैनोमीटर क्या है अभी हम आगे देखने वाले हैं। इसी के बेस पर हमारे पास है गैस लॉज। सो द फर्स्ट इज बॉयल्स लॉ। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, pressure is, yes, inversely proportional to volume provided temperature remain constant, or volume is inversely proportional to pressure provided temperature remain, और टेम्परेचर कांस्टेंट रखने का जो प्रोसेस है उसको कहते हैं आइसोथर्म। इसलिए अगर आप वॉल्यूम बढ़ाओगे तो 1/p भी बढ़ेगा एंड यू विल गेट दिस टाइप ऑफ ग्राफ फॉर वेरिएशन ऑफ वॉल्यूम विद 1/p। बट इफ यू विल प्लॉट वॉल्यूम विद प्रेशर देन यू विल गेट दिस टाइप ऑफ ग्राफ। ये जो वॉल्यूम की हाईएस्ट वैल्यू है वहां पे प्रेशर की वैल्यू लोएस्ट होगी। एम आई राइट? And from here we can say that P into V is equal to constant K, and this constant K is called Boyle's constant. Am I right? This is called Boyle's constant. तो अगर दो प्रेशर हैं, दो वॉल्यूम हैं, this is Boyle's constant Kb. Yes or no? It means P1 V1 is equal to P2 V2. It means from here we should say P1 by P2 is equal to V2 by V1. Yes or no? B2 by B1, yes or no? क्लियर हो गया नहीं? अब आई बात कि इस लॉ की एप्लीकेबिलिटी कहां है, एप्लीकेशन कहां है। इसकी एप्लीकेशन है जहां आप कहते हो व्हाट इज एनऑक्सिया। एनऑक्सिया क्या होता है? आप कहते हो व्हाट इज ऑल्टीट्यूड सिकनेस। ऑल्टीट्यूड सिकनेस मतलब ऑल्टीट्यूड, एटीट्यूड सिकनेस नहीं, वो तो बड़ी गंदी होती है। सुन लिया? दिस इज ऑल्टीट्यूड सिकनेस। अब जरा ध्यान दें, अभी अभी आपने क्या पढ़ा, अप्लाई करें कि आपने कहा वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। राइट? अगर ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, so जैसे जैसे हम सी लेवल से दिल्ली आए, दिल्ली से चंडीगढ़ आए, चंडीगढ़ से शिमला पहुंच गए, सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज डिक्रीजिंग। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर डिक्रीज कर रहा है तो वॉल्यूम, and we know density of gas is mass per unit volume. It means the gas here in Shimla, their atomic is becoming less denser. This application of Boyle's law, that one feel altitude sickness, one feel deficiency of
oxygen. And the outcome of anoxia is memory loss. समझ में आई बात? एनॉक्सिया का मतलब हुआ कोई प्लेन का आदमी यहां आ गया, जैसे जाखू मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगा, उसको क्या हो गया? उसको हो गया डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, उसको हो गया एनॉक्सिया, भूल गया मैं कौन हूं, मैं कहां आया हूं, एनॉक्सिया. दिस इज बॉयल्स लॉ. नेक्स्ट लॉ इज चार्ल्स लॉ. नेक्स्ट लॉ इज चार्ल्स लॉ. जरा ध्यान दें चार्ल्स लॉ क्या है. विद एवरी डिग्री राइज और फॉल इन टेम्परेचर, एवरी डिग्री rise or fall in temperature, yes or no, the volume changes by a factor of every degree rise or fall in temperature. Yes, change the volume, change the volume, मतलब अगर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ, टेम्परेचर डिक्रीज हुआ तो वॉल्यूम भी. Change the volume by 1 upon 273.15 its initial value. Very important one. Its initial value. कुछ समझ में आई बात? क्या बात समझ में आई तो देख लेते हैं. हमने कहा वॉल्यूम एट 0 इज V0. ठीक है. जब वॉल्यूम, जब टेम्परेचर 0 था तो वॉल्यूम V0 था. वॉल्यूम एट टेम्परेचर T क्या बोला है? 1 upon 273.15 इट्स इनिशियल वैल्यू. इनिशियल कितनी थी बेटा? V0. इट मीन्स नाउ द वॉल्यूम एट VT इज, यस, इनिशियल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 273.15 इट्स initial value. Am I right? It means उस वॉल्यूम एट VT, टोटल वॉल्यूम कितना हो चुका होगा? इनिशियल वॉल्यूम V0 प्लस वॉल्यूम आफ्टर टाइम T, that is V0 plus V0 upon 273.15 its initial value. Yes or no? It means आपने जब इस वैल्यू को देखा तो ये वैल्यू आ गई आपके पास V0 इनिशियल का 273.15. क्योंकि 1 डिग्री है तो 1 अपॉन 273. 2 डिग्री होगा
तो 2, 3 होगा तो 3, T होगा तो T. It means it is the value I, that is V naught upon 273.15 into T. इनिशियल अगर 1 है तो V naught into 1 is 1, और अगर वो कुछ है तो हमारे पास, अब आप इधर की तरफ आइए, अगर आप उस वैल्यू को V नॉट तो इनिशियल था, इनिशियल का 1/273 अगर वो 1 है, अगर वो T है तो इनिशियल का क्या आ जाएगा, T/273 ऑफ इनिशियल वैल्यू, जो भी इनिशियल वैल्यू थी. अब देखने वाली बात ये होगी कि अगर आप निकालो उसका टोटल कितना वॉल्यूम आ गया. यहां T है ना, कितना आया 273.15, तो क्या आ गया, अरे भाई एलसीएम आ गया, तो कितना आया V नॉट कॉमन 1 प्लस T अपॉन 273.15. समझ रहे हो बेटा. इट मीन्स यहां से हमें यह पता लग रहा है कि अगर आप T 0 भी पुट कर दोगे तब भी वॉल्यूम 0 नहीं होगा. समझ रहे हो. इसका मतलब the graph of volume and temperature when temperature is 0 degree Celsius, 0 degree Celsius. कुछ समझ रहे हो. अगर आपने इसको 0 भी पुट कर दिया तब भी तो वॉल्यूम V नॉट आया. It means by taking this LCM you will get it V naught into 273.15 plus T upon 273.15. Yes or no? इसलिए मेरे ये पास यहां दो तरह का ग्राफ मैं आपको बता रहा हूं. ये जो लाइन है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग 0 डिग्री सेल्सियस. am I right? और अगर ये 0 डिग्री सेल्सियस है तो इस T की वैल्यू क्या हो गई बेटा, 0 हो गई. 273.15 अपॉन 273.15 1 आ गया. क्या वॉल्यूम 0 आया. इट मींस 0 डिग्री सेल्सियस पर वॉल्यूम 0 नहीं होगा. पर अगर मैं इस T की वैल्यू, स्मॉल t की वैल्यू -273.15 डिग्री सेल्सियस पुटूं, या मैं इस ग्राफ को केल्विन स्केल पर बनाऊं, राइट, तो -273.15 डिग्री सेल्सियस कितना केल्विन हुआ, 0 केल्विन हुआ. इट मींस अगर मैं वहां से उस ग्राफ को बनाऊं, एक्स्ट्रापोलेट करूं, तो ये ग्राफ 0 को कहां टच करता है. सो दिस -273.15 इज कॉल्ड absolute zero temperature. This is called absolute zero temperature. The temperature where the theoretical value of volume is 0. Experimental नहीं. कारण आपने टेम्परेचर -273.15 तक घटा दिया, अब वो चीज गायब थोड़ी ना हो गई. समझ रहे हो. बट इस फॉर्मूले को लेके वो 0 आ रहा है. सो हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर. एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, द टेम्परेचर एट विच the
the theoretical value of volume become 0 is called absolute zero temperature. Yes, no? ठीक हो गया जी. अब अगर हम यहां से देखें तो हमारे पास जो इक्वेशन आई है वो इक्वेशन हमें बता रही है कि भाई यू आर गेटिंग वी टी नो इज इक्वल टू वी जीरो इनटू 273.15 प्लस टी, यस नो, डिवाइडेड बाय क्या 273.15. इस इक्वेशन से अगर हम देखें तो हमें पता लगता है that this is Vt upon V0. Am I right? Is 273.15 plus T का मतलब हुआ फाइनल टेम्परेचर एंड 273.15 का मतलब हुआ इनिशियल टेम्परेचर. इट मीन्स दिस इज T1. इसलिए Vt का मतलब हुआ फाइनल वॉल्यूम. हेलो. और V0 का मतलब हुआ इनिशियल वॉल्यूम. और यहां से हमारे पास आ गया that V2 is directly proportional to T2 because V1 is directly proportional to T1. Am I right? This clearly means that volume is directly proportional to temperature. Am I right? तो अभी जो हमने ग्राफ बनाया वो वेरिएशन ऑफ वॉल्यूम विद टेम्परेचर था एट कांस्टेंट प्रेशर. सो दैट इज कॉल्ड आइसोबार. द ग्राफ ऑफ volume with the temperature at constant pressure is called isobar. तो हमने यहां से देख लिया that according to Charles law volume and temperature is directly proportional. बोला गया कि भाई इसकी एप्लीकेशन कहां है. एप्लीकेशन किया आपने इसकी? किया है. एप्लीकेशन इज आपने देखा होगा कि किसी स्पेशल ओकेजन पर कोई बैलून जो है वो हवा में फेंक दिया, डाल दिया, और वो हवा में ऊपर ऊपर जा रहा है. दैट गोज बिकॉज दैट हैविंग हॉट एयर इनसाइड इट. व्हाई दैट हॉट एयर बैलून गो अप इज एप्लीकेशन ऑफ चार्ल्स लॉ. व्हाई? हमने कहा कि भाई वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. आपने कहा द एयर इनसाइड दैट बैलून इज हॉट एयर. हॉट एयर मीन्स एयर एट हाई टेम्परेचर. सो अगर वो हॉट एयर है का मतलब हुआ हाई वॉल्यूम. समझ में आई बात? एज इंडिकेटेड बाय चार्ल्स लॉ. अगर वो हाई वॉल्यूम है तो हमें पता है डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम. इसका मतलब हुआ उस हॉट एयर की डेंसिटी कम है. सो हमने कह दिया that is of high volume, hence of low density. So तो क्या कहें? hot air
is less denser, yes, than cold air. And that is the reason that hot air displaces the cold air and that balloon goes up in the sky, and this is the application of चार्ल्स लॉ. ठीक हो गया जी. जैसे चार्ल्स लॉ होता है बिल्कुल सेम, चार्ल्स लॉ को हम कहते हैं टेम्परेचर लॉ. चार्ल्स लॉ, चार्ट ट मतलब टेम्परेचर. ऐसे ही एक लॉ होता है प्रेशर लॉ, नाम है एमोंटन्स लॉ. क्या नाम है? एमोंटन्स लॉ. एमोंटन्स लॉ इज प्रेशर लॉ. और आप समझिए कि उस एमोंटन्स लॉ में सब कुछ वही है. सब कुछ मतलब जो चार्ल्स लॉ में है उसमें भी वही सब कुछ सही है, वैसा ही है. और वो एमोंटन्स लॉ ये बताता है कि बस आपने वॉल्यूम के बजाय प्रेशर बोलना है, बाकी सारी चीजें सेम है, सब कुछ सेम है, एक एक चीज सेम है. समझ में आ गई बात? इसका मतलब जो आपने डेफिनेशन लिखी किसकी, चार्ल्स लॉ की, उस टेम्परेचर के बजाय क्या लिखना है? प्रेशर लिखना है. So with every degree rise or fall in temperature, the pressure changes by a factor of, which clearly means that pressure is directly proportional to temperature. Am I right? It means जैसे मैं यहां लिख रहा हूं V2 is directly proportional to T2, मुझे यहां लिखना चाहिए P1 by P2 is equal to T1 by T2. ठीक हो गया. सबसे पहला हमने बात की बॉयल्स लॉ की. यस नो? बॉयल्स लॉ में क्या लिखा? वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर. यस और नो? उसी के बाद हमने लिखा अगला, दैट वाज चार्ल्स लॉ. चार्ल्स लॉ ने हमें क्या बताया? Charles law, volume is directly proportional to temperature. Yes, no? Then Avogadro's law. We did Avogadro's law. What Avogadro said? According to Avogadro's law, equal volume of all gases under standard conditions occupies equal number of molecules and hence equal number of moles. Am I right? Why? Because the formula for mole was molecule given divided by Avogadro number. इसी से निकालते थे मोल. मॉलिक्यूल्स गिवन डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर. दिस वाज. अब इन सब को हमने तीनों को ज्वाइन करना है, और तीनों को ज्वाइन करने से हमारे पास क्या बना? जस्ट सी हियर, PV मीन्स PV प्रोडक्ट,
will be directly proportional to N and T. Yes or no? That means PV is equal to nRT. Yes or no? And this N is nothing but is mass upon molar mass, weight upon molar mass M2. It means from here we should say that PV equal to nRT में N की जगह ये वैल्यू पुट कर दें. जब N की जगह आप ये वैल्यू पुट कर दोगे, you will be getting PV equal to weight into RT upon molar mass. Yes, no? अब अगर इस PB को देखें आप, ये PB यहाँ नहीं है, इस PB को B इधर ले जाओ, तो जब आप इधर V ले जाओगे तो मास अपॉन वॉल्यूम इज व्हाट? आया कुछ? दैट इज, दिस इज डेंसिटी. यस और नो? इट मीन्स दिस P इज इक्वल टू रो RT अपॉन, अब M2 लिखूं या M लिखूं? पहले डिस्टिंक्शन था कि भाई कहीं ये मोलरिटी तो नहीं है. हमने बोल दिया ये मोलरिटी नहीं है, ये मोलर मास. एंड दिस इज variation of pressure with the density. अगर आप एक ही मॉलिक्यूल के लिए स्टडी कर रहे हो, मोलर मास कांस्टेंट होगा, thus you can write here variable pressures, variable density, this is what is the variation of pressure with density. Yes or no? अब यहां से हमारे पास ये एक R आता है, यही R हर चीज की जड़ है. This R is called gas constant, and from the equation PV equal to nRT, this R is equal to PV upon क्या? NT. अब अगर हम यहीं से शुरू करें तो हम बात करेंगे कि भाई जो हमारे पास R है उसके क्या क्या डिफरेंट यूनिट्स हो सकते हैं. बात नंबर एक इस, अगर आप STP कंडीशन लेते हो, स्टैंडर्ड कंडीशन लेते हो, यू यूज टू पुट दिस pressure 1 atmosphere. Yes or no? This volume 22.4 liter, and this T is 273.15 Kelvin, or is 0 degree Celsius.
इन कंडीशंस में अगर इस R की वैल्यू को देखें, सो दिस वैल्यू ऑफ R will comes out to be 1 into 22.4 liter upon N is nothing but mole into 273.15 Kelvin. Yes or no? Which will comes out to be equal to 0.0821 atmosphere liter per mole per Kelvin. Yes or no? Now if we take this volume in ml, this R will comes out to be, multiply this all by 1000. Multiply this all by 1000. 1000 से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा? लीटर मिलीलीटर में कन्वर्ट हो जाएगा. यस और नो? लीटर मिलीलीटर में कन्वर्ट हो जाएगा और वैल्यू आ जाएगी 80. देखो क्या वैल्यूज आई, 82.1. So this R will comes out to be 82.1 milliliter per Kelvin per mole. Yes or no? क्लियर हो गया या नहीं? ये दोनों यूनिट्स आपने तब यूज करने हैं अगर आप कहीं प्रेशर निकाल रहे हो, वॉल्यूम निकाल रहे हो, डेंसिटी निकाल रहे हो, तब आपने ये यूज करने हैं. अगला आर अगर हम देखें, वो आपने यूज करना है जब आप एनर्जी की बात करोगे. तो उस आर के साथ है ना, एनर्जी जो है वो सीजीएस सिस्टम में है या एसआई में है. देख लें आप, पी क्या होता था, रो इंटू एच इंटू जी. यस और नो? प्रेशर इज रो एच जी. वी इन सीजीएस सिस्टम मीन्स इन ml means in centimeter cube is 22400. और आपके पास है n मतलब मोल इंटू 273.15 केल्विन. यस और नो? अगर आप इन सारी वैल्यूज को पुट करें, करिए पुट. व्हाट वाज डेंसिटी ऑफ मर्करी? पुट कर दो. डेंसिटी की वैल्यू पुट करो. डेंसिटी की वैल्यू जब आप पुट करोगे तो डेंसिटी कितनी आ गई? 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. यस और नो? एच इज व्हाट? हाइट ऑफ द मर्करी कॉलम. सीएम में कितना था? 76. सो लिख दो 76 मल्टीप्लाई बाय 76 काय में सेंटीमीटर. जी ग्रेविटी. ग्रेविटी इन सीजीएस सिस्टम इज 980. यस नो? सो इट इज 980 क्या?
क्लियर हो गया कि नहीं? सो व्हाट दिस आर विल कम्स आउट इज, सारा कुछ मिला के अगर आप देखें, दिस आर इज 8.314 into 10 raised to the power 7 erg per Kelvin per mole. हमें पता है क्या? that 10 raised to the power 7 erg is in CGS system, and in SI this will be equal to 1 joule. Yes or no? It means from here we should say this R is 8.314 joule per Kelvin per mole. Yes or no? And we all know 4.2 joule is 1 calories. Am I right? We know because 4.2 joule is 1 calorie. It means we should say R in calories is 2 calories. Yes, no? Per Kelvin per mole. Yes or no? तो अब जितनी भी कैलकुलेशन करनी है, आपको एनर्जी निकालनी है, तो आप जूल में निकालनी है तो 8.314 के बराबर लें उसको. अगर आपने एनर्जी निकालनी है बट वो सीजीएस सिस्टम में निकालनी है तो आप इसको लें. सो इस तरह से उस आर के डिफरेंट यूनिट्स हैं जो बहुत प्रॉब्लमेटिक होंगे अगर आपने ढंग से अप्लाई नहीं किया. ठीक हो गया जी? सो दिस इज रिलेशनशिप ऑफ प्रेशर विद डेंसिटी आपने कर दिया अभी. दिस इज रिलेशनशिप ऑफ प्रेशर विद डेंसिटी के हाउ प्रेशर इज रिलेटेड टू डेंसिटी. उसी गैस का मोलर मास कांस्टेंट होगा, आर खुद कांस्टेंट है. क्लियर हो गया? अब आइए आप आगे. ग्राहम्स लॉ ऑफ गैसियस डिफ्यूजन. First statement. There are so many different formulas applicable for this law. The first statement is the rate of diffusion of gases will be inversely proportional to the square root of the density. Will be inversely proportional to the स्क्वेयर रूट ऑफ द डेंसिटी. का मतलब क्या हुआ कि जितनी गैस ज्यादा डेंस होगी उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन उतना कम होगा. जितनी गैस ज्यादा डेंस होगी उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन उतना कम होगा. सो द फर्स्ट फॉर्मूला इज दैट rate of diffusion of gases inversely proportional to the square root of the density. का मतलब साफ हो गया कि जितने उस गैस की डेंसिटी ज्यादा होगी, मास पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा होगा, उतना उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा. इसलिए अगर आप दो गैसेस के रेट को कंपेयर कर रहे होंगे तो आपके पास रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ 2 अपॉन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ 1 will be
ρ1 बाय ρ2। यस और नो? हम लोगों को पता है, क्या पता है कि ρ1 मतलब वेपर डेंसिटी, and vapor density into 2 is molar mass. So 2 into ρ1 is m1 and 2 into ρ2 is m2. Yes or no? It means अगर हम उस फॉर्मूले को मोलर मास की टर्म में लिखें तो बताओ वो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? वो फॉर्मूला बन जाएगा m1 r1 बाय r2, या इनवर्स हो जाएगा जो भी कुछ लिखा है आपने। यस और नो? सो देखिए क्या बना। इट मीन्स द rate of diffusion with molar mass is related as R2 upon R1 is root of M1 by M2. बोलो जी। Because this is inversely proportional to density, so this is inversely proportional to molar mass also. Yes or no? So this is the first formula with molar mass and overall second formula. पहला था ये, yes or no? दूसरा है ये। तो जो ग्राहम्स लॉ ऑफ गैसियस डिफ्यूजन है, आप वहां इस फॉर्मूले को यूज कर रहे होंगे। अगर वो डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो फिर वो वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना गैस का वॉल्यूम होगा, दो बातें हैं देखिए, वन इज डिफ्यूजन एंड वन इज इफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब होता है कि एक बैलून में हवा भरी थी, आपने प्रिक कर दिया और धमाका हो गया, क्योंकि उसकी जो वॉल्स थी वो थिन थी। एक वॉलीबॉल है, उसमें आपने नीडल प्रिक कर दी, उसमें से एयर तो बाहर आ रही है पर धीरे धीरे आ रही है। दैट इज कॉल्ड इफ्यूजन व्हेन इट कम्स थ्रू अ वेरी स्मॉल होल। सो इफ्यूजन हो चाहे डिफ्यूजन हो, द रेट ऑफ डिफ्यूजन एंड डिफ्यूजन विल डिपेंड बाय द सेम पैरामीटर्स। तो अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर मेरे पास रेट है, रेट इज directly proportional to volume, but rate is inversely proportional to time of diffusion. समझ रहे हो? टाइम जितना कम लगा, रेट उतना ज्यादा है। समझ में आई बात? So rate is directly proportional to volume and is inversely proportional to time. It means from here we should say that rate R2 by R1 is equal to V2 into T1, yes or no, divided by V1 into T2। क्या सही है? This is when volume and time period will be given differently, then the rate will be calculated by this formula, and this is formula number 3. This formula number 3 having two parts. One is and second is. One is when V1 and V2 is same. When V1 is same as is V2. मतलब दोनों गैसेस जिनको आप कंपेयर कर रहे हो, वॉल्यूम सेम दिया है। एंड वन इज के वॉल्यूम तो डिफरेंट है
पर कहा है कि उनका टाइम ऑफ डिफ्यूजन सेम है। यस और नो? इसका मतलब साफ हो गया कि R2 बाय R1 will be equal to T1 बाय T2। कोई कंफ्यूजन? तो आप इस फॉर्मूले को तब यूज करोगे जब जिस वॉल्यूम की आप बात कर रहे हो वो वॉल्यूम सेम है। समझ रहे हो? और अगर टाइम पीरियड सेम हुआ तो बताओ कि आप का रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या आएगा? R2 बाय R1 इज इक्वल टू V2 बाय V1। यस और नो? तो ये फॉर्मूला आप तब यूज करोगे अगर टाइम सेम है, और ये फॉर्मूला तब यूज करोगे अगर वॉल्यूम सेम हुआ। मतलब ये उसी की ही डिफरेंट फॉर्म्स हैं। किसकी? जो फॉर्मूला मेन फॉर्मूला ऊपर दिया गया है उसकी दो फॉर्म हो। क्लियर हो गया? ये हो गया जी फॉर्मूला नंबर 4, और ये हो गया फॉर्मूला नंबर 5। और ये 4 और 5 किसी एक को कांस्टेंट करके दूसरे के लिए यूज होंगे। यस और नो? अब बात करते हैं कि जब वो वॉलीबॉल था, अगर उस वॉलीबॉल के ऊपर आपने पांव रख दिया तो क्या होगा? द रेट ऑफ इफ्यूजन विल इंक्रीज। क्योंकि आप प्रेशर लगा रहे हो तो रेट बढ़ जाएगा। सो लिखिए वेरिएशन ऑफ रेट विद प्रेशर। वेरिएशन ऑफ रेट विद प्रेशर। सो वी शुड से रेट ऑफ डिफ्यूजन और रेट ऑफ इफ्यूजन। इफ्यूजन में तो प्रेशर की जरूरत नहीं है भाई, एम आई राइट? फिर भी अगर आप स्टडी करते हैं दोनों का जो बिहेवियर है, दोनों की जो प्रोपोर्शनैलिटी है वो सेम ही होगी। इट मीन्स हमने कहा कि जो हमारे पास दो रेट्स को आप कंपेयर कर रहे हो वो और भी डिफरेंट प्रेशर पर, सो R1 बाय R2 विल बी इक्वल टू प्रेशर क्या P2 या P1? P2 बाय P1, एंड उसकी रिलेशनशिप मोलर मास के साथ क्या होगी? मोलर मास के साथ उसकी रिलेशनशिप होगी यस M1 बाय M2। yes or no? So this is the variation of rate with pressure और मोलर मास के साथ तो आपने पहले ही कर दिया था। पर अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया, सुना, तो डेंसिटी, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगी, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ जाएगा। सो द नेक्स्ट फॉर्मूला इज वेरिएशन ऑफ रेट विद टेम्परेचर। So that will be equal to root of, this is T1 directly or inversely? Directly, T1 by T2। और ये अंडर रूट क्यों आया आगे प्रूव करेंगे क्यों आया ये। M2 by M1, this will be T2 by T1 and M1 by M2. This is the variation with temperature and this is the variation with, तो अभी आपने कितने फॉर्मूले कर दिए थे? 5। ये हो गया 6th और ये हो गया
7th, इट मीन्स जब आप डिफ्यूजन कर रहे होंगे तो इनमें से कोई ना कोई फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। बट देखना यह है कि पैरामीटर्स कौन से पैरामीटर्स में अप्लाई करना है। अब क्वेश्चन किस तरह का आएगा, ध्यान दें। सामने कहा गया कि एक रूम में 50 बेंच लगे थे, ठीक है, 50 बेंच लगे थे, और हुआ यूं कि उस रूम के फ्रंट में एक बच्चे ने अमोनिया की बोतल खोल दी, ठीक है, गर्मियों के दिन थे। तो उसी रूम के, अगर ये फर्स्ट बेंच पे था, तो उसी रूम के 50th बेंच पर एक बच्चे ने HCl की बोतल खोल दी। कौन से बेंच पे, 50th पर। अब पूछा ये गया कि रूम क्लोज है और बाहर जाने के कोई चांसेस नहीं हैं। पूछा गया कि भाई ये बताओ कि वो दोनों कहाँ जैसे मिलकर उन दोनों ने फ्यूम्स बनाए होंगे, किसके किसके फ्यूम्स, अमोनियम क्लोराइड्स के फ्यूम्स। अगर ये फर्स्ट से 25 है तो ये 25 से 50 है, ठीक हो गया। और हमें पता है कि हमने इसके अंदर क्या, एक साइड से क्या डाल रहा है वो, अमोनिया। सो क्या लिख दें, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अमोनिया, यस और नो, टू द रेट ऑफ diffusion of HCl, yes or no, will be, क्या फॉर्मूला लिखा, रूट ऑफ मोलर मास। डेंसिटी तो दी नहीं है तो मोलर मास ले लो। मोलर मास इनवर्स, इनवर्स मतलब रूट ऑफ 36 बाय, यस, 36 बाय 17। क्लियर हो गया। यहां से आपको क्या पता लगेगा कि वो कितना डिफ्यूज कर रहा है, am I right? तो अगर आप इसकी कैलकुलेशन करो तो आपको पता लगेगा कि जिसका मोलर मास कम है वो ज्यादा चल रहा है, और जिसका ज्यादा है वो, और आपको पता लगेगा कि आपके पास कुछ ऐसा आ रहा है। ऐसा आने का मतलब क्या हुआ कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अमोनिया इज 1.46 टाइम रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ HCl। का मतलब क्या हुआ कि जितने में HCl एक बेंच चलता है, अमोनिया ऑलमोस्ट 1.5 बेंच चल जाता है। एक बार तो ऐसा ही क्वेश्चन आया कि ये साइड A है और ये साइड B है, तो ये बताओ कि भाई अमोनिया ए साइड में, अमोनियम क्लोराइड ए साइड में बनेगा या अमोनियम क्लोराइड बी साइड में बनेगा। इतना तो हम बोल ही सकते हैं कि भाई जब अमोनिया ज़्यादा चल रहा है तो अमोनिया 25 पर पहले पहुंच जाएगा। इसका मतलब हुआ यहाँ से बड़ा क्लियर है कि अमोनियम क्लोराइड कहीं इधर को बनेगा। समझ में आ रही है बात? नहीं, अब इधर को बनेगा तो आपने निकालना है किससे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर सेकेंड इज रेट, सो 1.46। अब HCl इसका मतलब 25 क्रॉस कर जाएगा अमोनिया। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि हमारी रीडिंग 25वें बेंच से ऊपर आने वाली है। अब 25वें बेंच से ऊपर कहां जैसे आती है, इधर से कैलकुलेशन करो, और 50 से 25 की तरफ, तो हमारा आंसर 25 या 50 के बीच में कोई आने वाला है। करिए, स्टार्ट डूइंग।
अगर ये 1.46 चल रहा है तो दूसरा कितना चल रहा होगा? 1। am I right? तो देखो कितना आया। मुझे लग रहा है कि अमोनिया 30वें बेंच पे पहुंच जाएगा। देख लो, तो अगर वो 30वें पे पहुंचा तो दूसरा 20वें पे पहुंचेगा। इसका मतलब यहां से 20th पहले। आप उस रेशियो से निकाल लो ना। निकला या नहीं निकला? सो इट मीन्स इट इज ओवर हियर वेयर NH3 and HCl will combine to form NH4Cl। तो NH4Cl जहां जैसे बनेगा वहां फ्यूम्स उठेंगे भाई उसके। तो NH4 सॉलिड बना और वहां फ्यूम्स बने। क्लियर हो गया? अब यही टेक्निक यूज होती है आइसोटोपिक मिक्सचर को अलग अलग करने के लिए। आइसोटोप्स काय में डिफर करते हैं? मोलर मास में डिफर करते हैं। तो अगर वो मोलर मास में डिफर करेंगे तो रेट ऑफ डिफ्यूजन डिफरेंट होगा। रेट ऑफ डिफ्यूजन डिफरेंट होगा तो दे कैन बी सेपरेटेड।